has died at the age of 98. The veteran actor's career spanned 6 decades in Bollywood. His funeral will take place later in the day, at the Juhu Kabristan. Indian cinema legend Dilip Kumar passed away in Mumbai's Hinduja Hospital on Wednesday. He was 98. Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray and several other Bollywood celebrities including Vidya Balan, Shabana Azmi and Dharmendra have arrived at the legendary actor's Bandra residence to pay their last respects. Dilip Kumar's last rites will be performed at Juhu Muslim Cemetery in Santa Cruz West around 5 p.m. The actor's funeral will take place with full state honors. Dilip Kumar, known to generations of film goers as Tragedy King, was rushed to the hospital on June 30th after complaining of breathlessness. His family friend Faisal Farooqi confirmed the news of the actor's death on Twitter. With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab a few minutes ago. We are from God and to him we return. Read Farooqi's tweet via Dilip Kumar's official Twitter handle. Luminous Mysuru is the news channel in India and also subscribe our channel for latest updates. नाज़रीन, मैं अब्बास शरीफ शहर मैसूर का खदीम कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ और दिलीप कुमार साहब का जबरदस्त शहदाई हूँ और मुझे फख्र है कि मैंने इन्हें करीब से देखा है, इनसे मुलाकात की है और बातें की है। मुझे बचपन से ही फिल्म बीनी और मौसीकी का शौक है। सन 1948 जब आज़ादी के 1 साल पहले की बात है, मैं जब मैसूर में दिलीप साहब की फिल्म मेला रिलीज हुई तो मैं मेरी खाला और खालू के साथ मैंने फिल्म देखी है। फिर जब 1952 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर महबूब खान की फिल्म टेक्निकल फिल्म आन रिलीज हुई तो ये फिल्म भी मैंने देखी है। दिलीप कुमार साहब के साथ नादिरा, निम्मी, प्रेमनाथ, मुराद और मुखरी की अदाकारी बड़ी अच्छी थी। मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब की शहर अंगेज मौसीकी और गानों की धूम मची थी। दिलीप कुमार साहब की भरपूर जवानी और इनकी पेशानी पर जुल्फ का गिरना जो एक खास स्टाइल था, मुझे भा गया और मैंने भी उसे अपनाना शुरू कर दिया। मुझे बचपन से ही मुसव्विरी का शौक था और फिल्म आन देखने के बाद दिलीप कुमार साहब की तस्वीर बनाते रहना मेरा मशगला रहा। इसी के साथ उनको देखने और मुलाकात का शौक बढ़ता गया। सन 1961 में मैसूर ओलंपिया टाकीज में दिलीप कुमार साहब की मशहूर टेक्निकल फिल्म गंगा जमुना रिलीज हुई और जब हमें पता चला कि दिलीप कुमार साहब यहाँ शो के दरमियान आने वाले हैं तो मैं मेरे दोस्तों के हमरा फर्स्ट शो में सामने की सीटों पर बैठे उनकी झलक देखने के लिए बेकरार थे कि एकाएक हाल में दिलीप कुमार साहब तशरीफ लाए और मुख्तसर तकरीब के हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और यकीन नहीं आ रहा था कि हम इन्हें हमारे सामने देख रहे हैं। अदाकारी के शहंशाह को, इनके बालों के स्टाइल को और इनके सूट को देखते रहे और हमारे लिए एक यादगार दिन था। इसी वक्त मैंने दिल में ये ठान ली कि मैं दिलीप कुमार साहब से जरूर मिलूंगा। मेरे दोस्त अहबाब से एक दीवाने का ख्वाब बताते हुए और नामुमकिन करार देते हुए, लेकिन मैंने इनसे शर्त लगाई कि जरूर मिलूंगा। सन 1979 यानी कि 1979 में जब बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुशायरा हुआ तो उस मौके को गनीमत जाना और दिलीप कुमार साहब को पेश करने के लिए शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद की जवानी की खद्दा और तस्वीर बनाई और हमारे हर दिल अजीज खायद और
वजीर कर्नाटक जनाब अजीज शेख साहब से मिलकर अपना इरादा जाहिर किया। आप बहुत खुश हुए और आपने जलसेगाह बेंगलुरु लश्कर छोटे मैदान में मुझे स्टेज पर बुलाकर मेरे ही हाथों से मेरी पेंटिंग दिलीप कुमार साहब को पेश की। दिलीप कुमार साहब ने मेरी पेंटिंग को सराहा। मैंने उसी वक्त आपका ऑटोग्राफ ले लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो भीड़ में कहीं खो गया। लेकिन मेरी दीवानगी आपसे फिर मिलने के लिए उनके होटल दूसरे दिन मुझे ले गई और दिलीप कुमार साहब ने मुझे पहचान कर कहा कि आपने कल ही ऑटोग्राफ लिया था। तो मैंने वाकई बयान किया। तो मैंने दिलीप कुमार साहब से ली गई तस्वीर दोस्तों को जब दिखाया तो वह तमाम ने बताया कि वाकई मैं एक सच्चा पुरस्कार हूं। मुलाजिमत के दौरान जब मैं दोहा खतर में था तो मालूम हुआ कि वहां दिलीप कुमार साहब खतर आए हुए हैं। तो मैंने वहां आपकी पोर्ट्रेट बनाई, आपसे मुलाकात की, लेकिन ये पेंटिंग मैंने शहर बेंगलुरु में मुनक्कद एक प्रोग्राम के बाद दिलीप कुमार साहब से मिलकर इन्हें पेश की। दिलीप कुमार साहब ने कहा कि आप वाकई बड़े अच्छे फनकार हो। ये अल्फाज मेरे लिए एक अवार्ड से भी ज्यादा अहमियत के हामिल थे। इस इज्जत अफजाई को मैं हमेशा याद रखूंगा और उनका पुरस्कार बनकर रहूंगा। फिल्म मुगल आजम जब कलर फिल्म बनकर मैसूर में रिलीज हुई तो मैं और मेरे साथियों ने मुगल आजम का एक यादगार बैनर मैसूर के संगन टाकीज में पेश किया और वो उन्होंने मैनेजर ने शोकेस में बहुत अच्छे तरीके से लगाया और देखा कि देखो दिलीप कुमार के जो फैन आए हैं सब आ जाओ इधर। शहर मैसूर में दिलीप कुमार साहब के नाम से बड़ा अच्छा म्यूजिकल प्रोग्राम किया जहां मुझे दिलीप कुमार साहब के एक जबरदस्त शहीदाई के तौर पर याद किया गया और मुझे एजाज दिया गया। इसके अलावा मैं मुफ्ती आजम नौशाद साहब, मोहम्मद रफी साहब और पंडित रविशंकर जी का भी बहुत मददार रहा हूँ। नौशाद साहब जब बेंगलुरु तशरीफ लाए हुए थे तो मैंने आपसे मिलकर हजरत टीपू सुल्तान शहीद की पेंटिंग एक ऑल इंडिया मुशायरे के दौरान पेश किया। दिलीप कुमार साहब की तबीयत की नासाजी का हाल सुनकर हम तमाम शहीदानियों को दिलीप कुमार साहब का बहुत दुख हुआ। लिहाजा नामवर शायर जनाब गौहर तरीके रवी साहब से एक दुआया नज़म लिखवाई जो अखबारात में शाया हुई है। हम तमाम शहीदानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत। दोस्तों, पंडित नेहरू जो हिंदुस्तान के अजीम सियासी रहनुमा और मेमार थे, सिनेमा को शऊर की बेदारी का एक लाजमी जुज़्व करार देते थे। अगरचे वो फिल्में कम देखते थे, लेकिन जो भी फिल्म देखते निहायत तवज्जो से देखते थे। दुनिया के इस मकबूल तरीन जरिया इजहार के तई उन्होंने कभी आंखें बंद नहीं की, बल्कि इसकी अहमियत और अफादियत हर कदम पर महसूस की। 1952 में पहला बैनुल अक़वामी फिल्मी मेला बम्बई में मुनक्किद हुआ तो उन्होंने इस मौका पर फरमाया, फिल्मों का काम है दीवारें तोड़ना, इंसान और इंसान के दरमियान, एक मजहब और दूसरे मजहब के दरमियान, काले और गोरे के बीच, इसी तरह एक कौम और दूसरी कौम के दरमियान मौजूद दीवारें तोड़ना। पंडित नेहरू जिन फिल्मी शख्सियात से मुतासिर थे उनमें वी शांताराम, महबूब खान, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी, राज कपूर, ख्वाजा अहमद अब्बास और दिलीप कुमार शामिल हैं। पंडित नेहरू दिलीप कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि दिलीप कुमार
पंडित नेहरू के दौर में उनके ख्वाबों की सूरतगरी करते नजर आते हैं। आज की यात्रा में हम आपको दिलीप कुमार और पंडित नेहरू के ताल्लुकात के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि दिलीप कुमार पंडित नेहरू के हीरो कैसे करार पाए। दिलीप कुमार पंडित नेहरू के हीरो हैं, इस हवाले से हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता इकोनॉमिस्ट लॉर्ड मेघनाथ देसाई की किताब नेहरूज हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया एक गैर मामूली किताब है। लॉर्ड मेघनाथ की ये किताब दरअसल नेहरू के अहद में हिंदुस्तानी सिनेमा पर एक तफसीली मजमून है। लॉर्ड देसाई अपनी किताब में लिखते हैं, दिलीप कुमार पंडित नेहरू के पूरे अहद पर छाए रहे। हम उनके लिबास, उनके बालों के स्टाइल, उनकी चाल ढाल, अंदाज़े गुफ्तगू और मुकालमों के अंदाज की नकल किया करते थे। लॉर्ड देसाई ने पंडित नेहरू के अहद की यादों को दिलीप कुमार की फिल्मों के जरिए ताज़ा किया। लॉर्ड मेघनाथ देसाई, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर रहे हैं, कहते हैं 1950 के आसपास जब हिंदुस्तान बदल रहा था, ये नेहरू का हिंदुस्तान था जो अक़वामे आलम में अपनी तकदीर पर नाज़ा था। और दिलीप कुमार इस फ़ख्र का मजहर थे कि किस तरह नेहरूवाद लोग अपने आप को हसास, मजबूत, पुरजोश और एक रोल मॉडल बनाएं। इन दिनों में दिलीप कुमार वाकई नेहरू का हीरो था। 1950 में हमने हिंदुस्तान को एक शिकस्त खुर्दा कौम से आलमी सतह पर एक पुरएतमाद खिलाड़ी की हैसियत में बदलते देखा। फिर भारत चीन जंग के बाद इंडिया एक बार फिर शिकस्त खुर्दा बन गया। दिलीप कुमार ने इन तब्दीलियों के तमाम पहलुओं की अपनी फिल्मों में अक्कासी की। नया दौर, गंगा जमुना, फुटपाथ और लीडर, ये वो फिल्में हैं जिनमें अंधेरे से रोशनी तक एक सफर दिखाई देता है। दिलीप कुमार को मिसाली अदाकार तो सभी कहते हैं, मानते हैं। दिलीप कुमार को आप किसी भी पहलू से देखें, वो अफसानवी शख्सियत के हामिल है, क्योंकि उन्होंने अपने आला औसाफ से दुनिया भर में मुल्क का वकार इस तरह बढ़ाया कि हिंदुस्तान की खूबियां और आला अकदार उजागर हुई। लॉर्ड देसाई कहते हैं, दिलीप कुमार और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लाजिमो मलजूम है, जो आज़ादी के बाद फिल्मों के अहया के दौर से इसका अहम हिस्सा बने हुए हैं। गुजरते वक्त के साथ दिलीप कुमार उस सुनहरे दौर की अलामत बन चुके हैं। दिलीप कुमार के कैरियर में आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान झलकता है। दिलीप कुमार ने ऐसे बहुत से किरदार निभाए हैं जिनमें हिंदुस्तानी मर्दों की बुलंद कामती और बुलंद आहंगी की अक्कासी होती है। दिलीप कुमार के कैरियर की उठान उसी अहद में देखने को मिली जब पंडित नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। दिलीप कुमार की 57 फिल्मों में से 36 इसी अहद में बनी। इसी दौर में दिलीप कुमार ने मुतअद्दिद ऐसे यादगार और मकबूल आम किरदार निभाए जिनमें उस अहद की असूल पसंदी, आइडियलिज्म और पुरउम्मीदी की झलक मिलती है। पंडित नेहरू ने एक बार बिहार के सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग तकरीब की सदारत की, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने मुनक्किद की थी। इस तकरीब में दिलीप कुमार ने भी तकरीर की, जो फंड रेजिंग मुहिम के बुनियादी मुहर्रिक थे। दिलीप कुमार की तकरीर
पंडित नेहरू ने बहुत ज्यादा पसंद की और दलीप कुमार को सराहते हुए कहा, मुल्क को ऐसे ही हमदर्द और काम करने वाले नौजवानों की जरूरत है। दलीप कुमार ने बिहार के मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए जो कदम उठाया है, दूसरे लोगों को भी उसकी तकलीद करनी चाहिए। दलीप कुमार अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखते हैं, 1960 के अवाखिर में मेरी फिल्म गंगा जमुना को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। ये इनकार नाइंसाफी पर मबनी था, क्योंकि जिस देश में गंगा बहती है, जिसे बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया था, भी डाकुओं और डकैती के ही मौजू पर थी। इसमें भी तशद्दुद का अंसर पाया जाता था। मैंने डॉक्टर BV केसकर, जो उस वक्त मिनिस्टर थे, से अपील की, जिस पर उन्होंने कान ना धरे, क्योंकि इखलाक और तशद्दुद के हवाले से वो अपने ही ख्यालात के हामिल थे। उसने मेरी तोजी को ना सुना, मजबूरन मुझे पंडित जी से मुलाकात करना पड़ी और मैंने उनके सामने वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जो ना सिर्फ मेरी फिल्म के हक में था, बल्कि उन तमाम फिल्मों के हक में भी था जो सेंसर बोर्ड ने इन्हीं वजूहात की बिना पर पास ना की थी। पंडित जी मेरे दलाइल से मुतासिर हुए और उन्होंने गंगा जमुना पर नजर सानी के अहकामात जारी कर दिए। 1962 में दिलीप कुमार और पंडित नेहरू के दरमियान एक बार फिर राब्ता हुआ। दिलीप साहब अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, लोकसभा के एक उम्मीदवार के लिए मैंने पहली मर्तबा 1962 में उस वक्त इलेक्शन मुहिम चलाई जब वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ़ोन पर दिल्ली से मेरे साथ बात की और मुझसे पूछा क्या मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर कांग्रेस के दफ्तर वाक़े बम्बई का दौरा करके कृष्णा मेनन से मुलाकात कर सकता हूं, जो नॉर्थ बम्बई से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था। मैंने फिलफोर पंडित जी के हुक्म की तामील की, क्योंकि मैं उनकी उसी तरह इज्जत करता था जिस तरह मैं अपने आगा जान की करता था। पंडित जी कृष्णा मेनन को पहले ही बता चुके थे कि दिलीप कुमार उर्दू तो रवानी से बोल ही सकता है, इसके अलावा उसे हिंदी और मराठी पर भी अबूर हासिल है। दरअसल पंडित जी किसी भी मौजू पर रवानी से बोलने की मेरी सलाहियत से उसी वक्त मुतासिर हुए थे जब मैं उनके पास गंगा जमुना के सिलसिले में गया था। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में मद्रास चेन्नई का एक वाकया लिखा है जो पंडित नेहरू की उनसे मोहब्बत को जाहिर करता है। दिलीप कुमार लिखते हैं, एक मौका पर जब हम मद्रास में पैगाम की शूटिंग कर रहे थे, वहाँ एक शाम ये खबर गर्दिश करने लगी कि पंडित नेहरू 1 या 2 दिन में पैगाम के सेट्स का दौरा करेंगे। पंडित जी के दौरा की खबर सुनकर वजंती माला की दादी अपनी और वजंती माला की पंडित जी से शनासाई की डींगे मारने लगी। खैर, उनकी आमद का दिन आन पहुंचा। जेमिनी स्टूडियो के मालिक SS वासन ने हमें बताया कि पंडित जी का इस्तकबाल कैसे किया जाएगा। वो चाहते थे कि मैं इस्तकबालिया कतार की सरबराही करूं, लेकिन मैंने उन्हें बताया पंडित जी वजंती माला को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उसे मेरी जगह कतार की सरबराही करना चाहिए। सो मैंने कतार के आखिर में अपनी जगह संभाल ली। पंडित जी मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गए। वासन साहब उनके साथ खड़े थे और मेरा ख्याल है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि पंडित जी
वजंती माला से नमस्ते करेंगे, क्योंकि वो उनकी आंखों के ऐन सामने थी। अचानक पंडित जी की मतलाशी आंखों को मेरी एक झलक दिखाई दी। मैं कतार के आखिरी सिरे पर दूर खड़ा था। पंडित जी तेज तेज कदमों से चलते हुए और ये कहते हुए मेरी जानिब बढ़ने लगे, मैंने सुना था तुम यहाँ पर मौजूद हो और इसीलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। वासन साहब तेजी से उनके पीछे भागे, लेकिन पंडित जी वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ मैं खड़ा था। उन्होंने हाथ फैलाकर बड़ी मोहब्बत से मुझे गले लगाया। उन्होंने मुझे जो इज्जत बख्शी, मैं हरगिज इसके लिए तैयार ना था। एक हीरो की इज्जत अफजाई कैसे की जाती है, ये पंडित नेहरू से ज्यादा कौन जान सकता था।